नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पीवाईक्यू की श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग हिंदी और ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हिंदी में रोहित सर द्वारा डेली पीवाईक्यू के बेस पे 60 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आर को ध्यान में रखते हुए यह डिस्कशन किया जाता है। इसी संदर्भ में ज्योग्राफी में लालचंद सर द्वारा ज्योग्राफी का पीवाईक्यू भी लाया जा रहा है, जो कि भारत का भूगोल से वह स्टार्ट किया गया है। ठीक है, भारत का भूगोल वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं, उससे संबंधित जो पीवाईक्यू है। ठीक है, और इसी तरीके से हम अब आपके सामने 1000 प्लस एमसीक्यू की हम लोगों की ये सीरीज है। इसमें हम लोग टोटल जो आर में जितने भी जीएस के पोर्शन होते हैं, सारे जीएस के पोर्शनों का पीवाईक्यू आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। इसमें हम लोग मेनली यूपी पीसीएस और आईएएस, यही दो ही आयोगों के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि मेनली यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग 1000 प्लस एमसीक्यू की जो श्रृंखला लाई जा रही है, इसमें पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाता है और आपको इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से उस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग, आप जानते हैं कि हिंदी जो है जीएस के पोर्शन में 140 क्वेश्चनों में 25 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री का है। और इस 25 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि वह इजीली आएगा वो 10 क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद फिर आपको कम से कम 15-17 क्वेश्चन तो 15-16 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे 25 में, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़े। तो 15 जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके लिए आपको पीवाईक्यू बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, पीवाईक्यू को रटना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, तभी आप जीएस में लगभग 90 प्लस 55 हिंदी में मान के चलें तो आप 140-45 का स्कोर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि आपकी श्योरिटी देगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने में। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के पीवाईक्यू को लेकर अभी ये हमने इससे पहले अपने पहले 2 सेगमेंट कवर कर चुके हैं। एक सेगमेंट कवर कर चुका है जिसमें 3 चैप्टर हम लोग कवर किए थे। अब हमारा यह पीवाईक्यू का दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग गवर्नर जनरल और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित जो अभी तक यूपी पीसीएस और आईएएस में जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस डिस्कशन में आपको पूरी बातें डिटेल से बताई जाती है, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वह भी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसे बेहतर रूप में अपना देखते हुए चलना है, और जो क्वेश्चन आपको किसी में डाउट लगे तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसमें क्या है, पहला कथन दिया है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरा कथन दिया है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप जानेंगे कि 1757 में प्लासी युद्ध में जब सिराजुद्दौला हारा था, तो उसके बाद 1758 से लेके 60 तक इसे बंगाल का गवर्नर बन गया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना था, और उसके बाद यह 65 से 67 पुनः गवर्नर जनरल बना था। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर जनरल बना था। और उसके बाद जब द्वैध शासन 1774 में हटाया वहां से, क्या कहते हैं, बंगाल से 72 में, तो उसके बाद 74 में वहां पे वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। ठीक है, ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही है। और विलियम बेंटिक, आप जानते हैं कि 1833 के चार्टर में बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया। तो इस तरीके से उस समय शासन कर रहा था, वो था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधात्मक सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो दोस्तों, हम जानती हैं कि जब 1786 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी व्यवस्थित रूप में उसका संचालन करना स्टार्ट किया। इस दौरान उसने क्या किया कि जो कर्मचारी थे उनको व्यापार से पूरी तरीके से रोक लगा दी, उनके व्यापार पे। यानी कि अब लोग वह व्यापार का काम भी नहीं कर सकते, वह केवल कर्मचारी के रूप में ही
काम करेंगे, ठीक है, और उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा, मंथली बेसिस पे उन्हें स्टाइपेंड पर उन्हें रख दिया गया। और इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने ही एक दीवानी और फौजदारी नाम के दो चीज़ों को अलग अलग उनके व्यवस्थित उनके संचालन के लिए अलग अलग दो भाग बना दिए गए, ठीक है। तो इसी से भारतीय सिविल सेवा का गठन हुआ बाद में चल के, ठीक है। तो यह भारतीय सिविल सेवा का स्थापना एक तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। आप जानते हैं कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि सबसे पहले मैसूर के साथ की थी, ठीक है, मैसूर के साथ 1799 में की थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सहायक संधि में जिनसे सहायक संधि करी जाती थी उनके साथ यह एक प्रकार से संधि करी जाती थी कि आपके यहाँ एक सेना रखी जाएगी जो कि आप उसका वहन आप करेंगे, उसके खर्चे को, और आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आंतरिक विरोधों से भी आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और बाह्य आक्रमण से भी आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी विदेशी, आपके जो विदेशी संबंध है वो हमारे कब्जे में रहे, यानी अंग्रेज के बिना बताए आप विदेशी संबंध कोई नहीं बना सकते, और ना ही किसी विदेशी व्यक्ति को आप अपने यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया है कि दूसरे के खर्चे पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ठीक है, ये बात तो सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, हाँ आप जानते हैं कि 1799 के आसपास जब रूस पर चढ़ाई करने वाला था तो रूस के बाद फिर बफर जोन के रूप में, केवल बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान ही बचा हुआ था। तो उस समय यह डर था कि कहीं भारत पर आक्रमण न कर दे नेपोलियन, ठीक है। तो इस तरीके से यह भी कथन सही है, ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से बचाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, तो यह गलत है। कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करने का कोई सहायक संधि से कोई ऐसा लिंकअप नहीं है, ठीक है। तो आपका यह सी कथन इसमें सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला इन क्वेश्चनों में यह जो ऑप्शन दिए है इसमें से अवध का नवाब ही सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम वो था। इसे क्या कहते हैं हम, कुशासन के आरोप में इसे हड़प लिया गया था। और 1801 में वैसे तो सहायक संधि इसने 1801 और 2 में, ठीक है, सहायक संधि अवध ने स्वीकार कर ली थी, ठीक है, अवध के नवाब ने। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे थे। तो दोस्तों हम जानते हैं अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था जिसने सहायक संधि स्टार्ट करी थी उसने भी भारत में पताका अपनी फहराए रखी थी, ब्रिटिश शासन को फहराए रखा था, बनाए रखा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, किस ब्रिटिश के समय भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो आप जानते हैं कि अंतिम विस्तार क्षेत्र कर्जन के समय हुआ, क्योंकि 1902 में यंग हस्बैंड अभियान सिंध पर लाया गया था, ठीक है। यंग हस्बैंड अभियान तिब्बत के लिए भेजा गया था, यंग हस्बैंड अभियान तिब्बत के लिए, ठीक है, तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड। लेकिन ये तिब्बत को तो कब्जे में करना ही पाया था पूरी तरीके से, लेकिन हाँ पर दिल्ली तो किया ही था। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है, और नहीं तो अगर ये ऑप्शन में न रहे तो आप डलहौजी को भी जा सकते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति एक अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला कौन था। तो आपका अफगानिस्तान के साथ अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला लिटन था, ठीक है, 1776 में ऐसा किया था उसने, ठीक है। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने का प्रयास स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण हुआ था। तो आपको बता दें कि 1881 में प्रथम फैक्ट्री आए थे, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना था, ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में बना था। उस समय आप देखेंगे कि कौन सा शासक भारत में शासन कर रहा था, उस समय कौन सा ब्रिटिश गवर्नर भारत में था। तो उस समय लॉर्ड रिपन था 1880 से 84 तक। इसी के समय इल्बर्ट विवाद भी आया था, इल्बर्ट बिल विवाद भी इसी के समय हुआ था, ठीक है। क्योंकि यह था कि इसमें इल्बर्ट बिल विवाद में यह कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह अंग्रेजों के मुकदमे को नहीं देख सकते। तो यह था इससे संबंधित बात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह बात इसमें देख लेनी है। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन
गलत बात है। रिपन के समय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को बेहतर किया गया था। सहायक संघ लॉर्ड बेजरी सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड गवर्नर यही से, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका इससे सही सम्मिलित नहीं है। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो इसे सबसे पहले लॉर्ड बेलिजरी ने अपनाई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो आप बता दें कि आपको लॉर्ड रीडिंग था, यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में जो विद्रोह किया था वह राजा चेत सिंह थे। ठीक है, बलवंत सिंह के खानदान से संबंध रखते थे राजा चेत सिंह। इन्होंने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उस समय सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी घेरे की नीति। तो घेरे की नीति किसने स्टार्ट की, आपको यह बताना है आपको तरीके से। ठीक है, आप इसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं कि कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए, संचालन के लिए वहाँ पे जो उसके कर्मचारी थे उनको नियमित वेतन पर रखना स्टार्ट कर दिया और उनको दीवानी और निजामत के अलग अलग भाग बनाए संचालन के लिए। इस तरीके से भारत में सिविल सेवा का स्थापना हुई। तो इस तरीके से कॉर्नवालिस के समय में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो कंपनी बहादुर की शान शौकत में कौन थे? आज भी हमारे तरफ वही लोग हैं, दरोगा। ठीक है, दरोगा को उस समय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में। ठीक है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में से संबद्ध है? तो बता दें आपको, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 91-92 में। ठीक है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि लॉर्ड बेलिजरी ने स्टार्ट किया था 1799 से। ठीक, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो आपको बताना है सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकरों ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो दोस्तों आपको बता दें कि 1802 की बसीन की संधि जो हुई थी उस समय क्या हुआ कि जो बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बना तो इसने क्या किया कि महत्वाकांक्षा इसकी बहुत ज्यादा थी। तो इसने क्या किया, जो स्थानीय शासक थे यानी कि जो मराठाओं के जो भाग थे जैसे कि होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, तो होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ इन सब के बीच में ही फूट डलवा दी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सिंधिया और गायकवाड़ के में आपसी दुश्मनी करवा दी, जिसमें दौलत राव सिंधिया का भाई मारा गया था। तो ये जब दौलत राव सिंधिया का भाई मारा गया तो इसने इससे बदला लेने की, बाजीराव से बदला लेने की ठानी। और जब यह देखा कि बाजीराव सेकंड अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पा रहा तो उसने क्या किया, वह भागा वहां से। ठीक है, और अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली और इसी को क्या किया गया कि बसीन की संधि कहा गया। और यह हुआ, ऑप्शन बी आपका सही है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, निम्नांकित युद्धों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसके बाद क्या हुआ था कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1865 में। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। सहायक संधि जो थी यह 1799 में प्रथम बार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में समाप्त कर दिया था, 1833 के चार्टर के तहत। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनी के लिए भारत में व्यापार खोला गया 1813 चार्टर के साथ। तो यह भी सही है, ये सहायक संधि, इसका बी आंसर गलत है। ठीक है, तो आपको बी वाला देखना पड़ेगा, बी वाला आपका यहाँ पे गलत है। अब हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1516 में हुआ था। इसके बाद सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि 1816 में हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, किसने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हेक्टर मुनरो जो था यह
कॉर्नवालिस की तरफ से बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मंडो बक्सर का युद्ध लड़ा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या था, यह आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, यह भी बात सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो था वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, यह भी बात सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित, यह बात गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं था। ठीक है। सर थॉमस मुंडो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो आपको थॉमस मुंडो के बारे में यह भी कि इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था के रैयतवाड़ी की स्टार्ट करी थी मद्रास में। ठीक है, तो उसमें इन्होंने तब उस समय शासन थे तो 1820 से लेकर 1827 तक वह मद्रास के गवर्नर भी रहे थे। ठीक है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? तो आपको बता दें कि 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को कुशासन के आरोप में अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? आपको पता होगा 1829 में सती प्रथा विरोधी अधिनियम लाया गया था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो ने किया था। आपको यह ध्यान देना होगा, लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध विजय हुई थी। ठीक है। भारतवर्ष निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनका कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो भारत में सबसे पहले किसका विलय हुआ था? सबसे पहले पंजाब का विजय हुआ था 1748 के आसपास। फिर उसके बाद सिक्किम का विलय हुआ नेपाल के समय 1816 में लगभग मान के चलो। फिर उसके बाद विलय हुआ बर्मा का, फिर उसके बाद विलय हुआ झांसी का। तो इस तरीके से ऑप्शन बी, पहले पंजाब, फिर सिक्किम, फिर बर्मा, फिर झांसी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो उस समय जेम्स आउटरम, इसी की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा था अवध पर। ठीक है, तो जेम्स आउटरम ने उस समय यह शासन था, ठीक है, शासक था, उसके समय में यह हुआ था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए पुनः स्थापित किया था कब? जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद फिर 1858 की सामग्री की घोषणा में यह कहा गया कि वह दूसरे उत्तराधिकारी की गोद ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ही यह इसी विवाद पर 1857 का विवाद रानी झांसी ने स्टार्ट किया था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई जब वे भ्रमण पर थे, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो उस समय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई, जो कि स्थानीय स्वायत्तता से भी संबंधित है, सॉरी प्रथम जनगणना से भी संबंधित है। ठीक है, इनकी हत्या की गई थी अंडमान में। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो आपको इन सभी ऑप्शनों में दीर्घ काल तक रॉल्फ कर्जन रहा, जो कि 1899 से 1905 तक रहा था। जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की, ये कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ असंगत है। तो ऐसा बड़बोलापन कौन बोलता है? तो मैकाले ही बोल सकता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, टीबी मैकाले द्वारा यह कहा गया कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बी पे आप टीबी मैकाले को यहाँ देख सकते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? और कर्जन को आप जानते हैं, ये समय इसने सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। उसके अलावा इसने एक तरीके से राष्ट्रवाद को तोड़ने का प्रयास किया, जब इसने बंगाल विभाजन को प्रमोट किया, बंगाल विभाजन को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से इसकी तुलना अंग्रेजों से की जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जी के गोखले, और ऑप्शन डी है इसमें एनी बेसेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जी के गोखले। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, जो असैनिक प्रशासन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने इसमें क्या किया था, प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था। बात तो सही है। लॉर्ड कर्जन ने उस समय 1905 में बंगाल आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के समय उन्होंने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का प्रयास किया था। इसमें पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत भी बनाया गया था। ये दोनों ही बातें सही हैं 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित। ठीक है, ये दोनों बातें सही है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो आपको बता दें कि लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था भारत का, ठीक है। और अब इसका देख लेना कार्यकाल कब से कब तक था, यह आपको जिम्मेदारी है कि आप इसे देखें कि इसका कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। अब हम देखेंगे, यह तो हमारा पहला पोर्शन था। अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। यानी कि जब ब्रिटिश शासन करने आए तो उन्होंने अपने क्या चेंजेस करे जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़े, वह कौन से थे, उनके बारे में यहाँ क्वेश्चन उससे संबंधित है, उसका डिस्कशन हम लोग इसमें अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित कथनों में से किसी एक को समानता इसके कार्य के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो ठीक है, जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था लागू हो गई तो उस समय यह था कि यह भूमि हमारी, तो इसलिए झगड़े के चांसेस बढ़े और जमींदारों से विवाद भी बढ़े, क्योंकि जमींदारों को उस समय अस्थायी मालिक घोषित किया था भूमि का। तो इस संबंध में वहाँ पर कानूनी विवादों से संबंधित प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना एक बड़ा रीजन था। बात तो सही है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना है, जमींदारों का अधिपति बनाना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया था, यह भी बात सही है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, यह भी बात सही थी। इसमें कथनों में से कोई भी इसमें से रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति में अधिक सशक्त बनाना, यह बात तो सही है। लेकिन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था को प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में इससे आप जोड़कर नहीं दे सकते कि इससे विवाद बढ़ा होगा, ठीक है। और बी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को अधिपति तो बनाती है लेकिन इससे विवाद का कोई लेना देना है। न्यायिक पद्धति, और यह जरूरी नहीं था कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में भू व्यवस्था लागू होती है। यह भी क्वेश्चन गलत नहीं, यह भी क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। इसमें डी सही होगा, ए बी सही, ए बी सी इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। 18वें निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने करी थी? तो आपको बताते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस तो रैयतवाड़ी का नहीं किया था, इसने अस्थाई बंदोबस्त का स्टार्ट किया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मोनरो मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू किया था, ठीक है। तो इसमें अलेक्जेंडर रीड भी था और टॉमस मोनरो भी था। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसमें सही होगा। केवल 2 और 3 ये दोनों दिया है ऑप्शन, दोनों लोग ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवाड़ी में, यह बात सही है। रैयतवाड़ी में यह किसानों द्वारा सीधे लगान सरकार को दिया जाता, सरकार रैयत को पट्टे पर दे रही थी, बात यह भी सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि की सर्वेक्षण और मूल्यांकन का निर्धारण किया जाता था, यह बात भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? तो अब जानते हैं कि पॉवर्टी इन ब्रिटिश इंडिया रूल जो कि 1901 में आई थी, उस बुक में दादा भाई नौरोजी ने उपनिवेशवाद के आलोचना की थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर भी किए थे और आर.सी. दत्त जिन्होंने कि भारत की प्रथम इकोनॉमिकल बुक भी लिखी थी अर्थव्यवस्था पर, वह भी इन्होंने भी उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक रूप में स्थापित हुए। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही, डी, जिसमें से 1 2 3 तीनों लोग सही हैं। तीनों लोगों ने भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक रूप में स्थापित हुए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति हुई थी जब वहां पर 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। उस दोनों 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी कि लगभग 1850 के पहले क्या प्रभाव पड़ा था उसको देख लेते हैं। तो उसमें भारतीय दस्तकारी उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गया, बिल्कुल यह बात सही है। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पे मशीनों का निर्माण हुआ जिससे कि वो लोग कॉटन के कपड़े थे उनको सिलने में वहाँ आसानी होने लगी, यानी लेबर कॉस्ट कम पड़ गया। तो इस तरीके से वहाँ पे कपड़ों की मतलब कि यह था कि यहाँ से कपास कच्चे माल के रूप में जाता था, वहाँ कपड़े निर्यात होके आते थे। तो अब जो था कि ये लोग भारत में जो दस्तकारी वाले उद्योग वाले थे, यह लोग हस्त दस्तकारी का उपयोग करते थे, यानी हाथ से कपड़े बनाते थे। अब कपड़े जो मशीन से बनते थे वह सस्ते हो गए, उनका कॉस्ट कम पड़ गई। अब ये लेकिन जो इनका हाथ से बनाए जाते थे यह तो क्वालिटी तो बेहतर थी, लेकिन यह
महंगे ज़्यादा थे, तो इनकी खरीदारी कम हो गई मार्केट में। इस तरीके से क्या हुआ कि भारतीय दस्तकारी उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इसके कारण किसी कारण औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी में जब हुआ था, ठीक है, तो इसके द्वारा यह सबसे प्रमुख प्रभाव यही पड़ता है कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया था, ठीक है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो दोस्तों जब आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारतीय, इसमें क्या है, हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैनचेस्टर में वहाँ पर क्या कहते हैं, मैनचेस्टर में कपास का कपड़ा जो सिल्क कपड़ा बने थे वो सब निर्माण होने लगे थे। भारत में दस्तकारी उद्योग खत्म हो गया था। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, यह भी बात गलत है, ठीक है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, हाँ यह बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो परंपरागत फसलें थी उनका अंग्रेजों ने उन्हें कहा कि आप परंपरागत फसलों के बजाय जो हमारे औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाली फसलें जो कि वहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में स्थापित होते हैं उनको यूज किया जाता है, उन्हें आप करें। जैसे कि नील की खेती करवाई और कपास की खेती करवाई। इस तरीके से वहाँ पे नील और कपास, यह तो इस तरीके से एक काम यह भी हुआ कि खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी पड़ गई। आप अकाल भी देखते हैं बहुत बार, अकाल में वृद्धि होने लगी, ठीक है। और इस तरीके से जब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी कि मेनली वहाँ पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन होने लगा, तो यह भी समस्याएं आई, ठीक है। तो ये आर्थिक तौर पे यहाँ पूछा है, या सामाजिक तौर पे देखते तो यह भी बात आप जोड़ देते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया आर्थिक तौर पे। तो आर्थिक तौर पे आप क्या देखेंगे, आर्थिक तौर पे अर्थ रूप में कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, ठीक है। नागरिक जनसंख्या में वृद्धि, ये भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसमें ऑप्शन सी सही है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, ठीक है, यानी कि उसका व्यवसायीकरण हुआ था, व्यवसायिक फसलों पर जोर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि उसी टाइम में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वहाँ पर अंग्रेजों में औद्योगिकरण का विकास होना चालू हो गया था। इस तरीके से उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत है जो कि वह भारत से पूर्ति करते थे, इसीलिए उन्होंने नील की और अन्य चीजों की खेती करवाना भारत में स्टार्ट किया था, ठीक है। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। तो आपको पहले ही हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या कहा गया कि आपको 10 साल के लिए सीधे जो बोली लगाएगा वह क्या कहता है, उसको 10 साल के लिए उसको पूरा भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा, और अंग्रेजों को मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि वह था 10/11% उसके हाथ में आता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और 1/11% आता था जिसे वसूलने का अधिकार दिया था, यानी कि जमींदारों को, ठीक है, जमींदारों को। और इसमें स्तंभरारी जो अस्थायी बंदोबस्त था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो जमींदार थे उनको भूमि का मालिकाना हक भी दे दिया गया था जमींदारों को, ठीक है, यानी कि जो पट्टा था वो जमींदारों को दे दिया गया था। इससे किसानों के अलग अलग वर्गों का निर्माण भी हुआ, मतलब कि कोई जमींदार जिसके प्रभाव ज़्यादा था, इस तरीके से जमींदारों के पास ज़मीनें ज़्यादा आ गई, वह कभी भी चाहते थे किसानों को ज़मीन देते थे या फिर उनसे छीन लेते थे। इस तरीके से एक अलग वर्ग का निर्माण हुआ जमींदार, जो कि अंत समय तक आप देखेंगे 1857 तक अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, जमींदारों ने ही दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक अलग वर्ग का निर्माण भी कर लिया था इसी बंदोबस्त के तहत। तो यह अस्थायी बंदोबस्त, जो कि स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से नीचे के 2 कथन दिए गए, इसमें से एक कथन ए और दूसरे का में कहा गया कारण ए है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कथन ए। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, बात सही है। कहीं पर अस्थायी बंदोबस्त, कहीं पर रैयतवाड़ी, कहीं पर महलवाड़ी, ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं। और कारण में कहा गया इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। आप ये भी आपको अभी बताया कि इससे क्या हुआ कि जमींदारों को कभी महलवाड़ी में ग्राम प्रधान को, रैयतवाड़ी में किसानों को अलग अलग तरीके से पट्टा देना स्टार्ट किया, जिससे कि वहाँ पे एक अलग अलग वर्गों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे दोनों कथन ए और बी दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई। तो असम में दोस्तों 1839 में प्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, यह है फैक्ट, आप सीधे इसको रट लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था आप जानते हैं कि उत्तर भारत की एक बहुत फेमस व्यवस्था थी जजमानी, अभी कुछ दिन पहले तक यह भारत में स्थापित थी, अभी भी कहीं कहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसमें अब गिरावट पूरी तरीके से आ चुकी है।
12 बलूटे, 12 बलूटे आप जानते हैं कि मराठा के टाइम काल में स्थापित हुए थे। मराठा महाराष्ट्र में एक्टिव थे, तो 12 बलूटे आप महाराष्ट्र से कनेक्ट कर सकते हैं, मिरासी आप तमिलनाडु से कनेक्ट कर सकते हैं, और अडाडे आप कर्नाटक से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं आप यहाँ पे ए व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत से जब कनेक्ट करेंगे तो आपका कौन सा था, हाँ आप देखेंगे यहाँ पे ए में तो चारों में ही एक एक दिया हुआ। ठीक है, 12 बलूटे आप महाराष्ट्र से कनेक्ट करेंगे तो बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 ये 2 भाग कर दिया। और मिरासी आप जब तमिलनाडु पे करेंगे यानी सी का 4, तो यह क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो दोस्तों अभी 1930 तक, मतलब जो टोटल राजस्व था भारत का, मतलब कि भारत का टोटल जो बजट हुआ करता उस टाइम तक, लगभग 40% तो केवल मिलिट्री पर खर्चा किया जाता था, यानी सैन्य बलों पर खर्चा किया जाता था। ये एक बड़ा अमाउंट था जो सैन्य बलों पर अपने औपनिवेशिक वाद को स्थापित करने के लिए, भारत में औपनिवेशिक शासन को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा सैन्य बलों पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था, जिससे कि भारत में अपने शासन को वो बचाए रख सके। ठीक है, और इसी के कारण ही भारत में सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और भारत एक पिछड़ता हुआ राज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, तो आप देख लें कि सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% खर्च होता था, बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस समय भी। अब आप लगभग आधा तो केवल आप सैन्य पर खर्च करेंगे, सैन्य व्यवस्था पर, तो आप जाहिर सी बात है कि आप सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए टुकड़े से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कथन दिया है, कथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो यह बात तो सही है, ब्रिटिश काल में भारत एक शुरुआत में जब था कि जब उस समय जब शासन करना स्टार्ट किए थे ये लोग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, आप देखेंगे कि भारत आयात कम करता था, इवन निर्यात ज़्यादा करता था। तो इस तरीके से उस टाइम पर तो एक पॉजिटिव बजट के रूप में स्थापित हुआ था भारत, एक पॉजिटिव, भारत का व्यापार संतुलन पॉजिटिव था इस तरीके से देखा जाए। लेकिन धीरे धीरे आया, जब अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक हितों को साधना चालू किया तो क्या हुआ कि जो यहाँ के जो संसाधन थे उनको अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हुआ कि भारत में निर्यात कम होने लगा बल्कि आयात ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल अंग्रेज लेके जाते थे और वहाँ से वस्तुओं का निर्माण करके भारत में बेचते थे, यानी कि भारत एक खरीदार के रूप में स्थापित किए गए भारत को। और जब भारत को एक खरीदार के रूप में स्थापित हो गया तो यानी आयात ज़्यादा करने लगा, तो वह व्यापार संतुलन उसके बाद निगेटिव हो गया था लास्ट में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। ठीक है, और इसमें कथन ये कहा गया, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, जिसका होगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपको बता दें कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। यहीं में इन्होंने, इसी पुस्तक में इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्थापित किया था। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को यहीं पर ही, इसी पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया था। ठीक है, और इसे उन्होंने प्रकाशित किया था 1901 में। ठीक है, आप देख लेते हैं, अनुद्योगीकरण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका कथन एक है कि यह प्रक्रिया 1813 में चालू हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुद्योगीकरण जो थी वह ब्रिटेन में 1813 में, उससे पहले ही चालू हो गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति में इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक, हाँ, 1813 में जब चार्टर एक्ट आया था उस समय चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे व्यापारिक उसको पूरा खत्म कर दिया था। अब उन्हें केवल प्रशासन ही करने की जिम्मेदारी भारत में दी गई थी। ठीक है, और जब प्रशासन, और एक बात और इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में यह भी कहा गया था कि जो ब्रिटेन के नागरिक हैं वह भारत में व्यापार कर सकते थे, पहले कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। और उसके बाद ही भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया चालू हुई थी, तेज हो गई थी। इस तरीके से दोनों कथन इसके सही हैं। तो दोस्तों हमने अभी 2 चैप्टर के आज के डिस्कशन किए टोटली PYQ में। अब इसके बाद फिर हम जो बाकी बचे हुए मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर हैं उनको भी डिस्कशन इसी तरीके से डिटेल रूप में करेंगे। दोस्तों यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम लोग जब भी वीडियो लेकर आए तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके। ठीक है, और यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।